तो कॉन्स के बारे में तो बहुत बात हो गई, अब बात करते हैं इसके प्रोज़ के बारे में, यानी इसकी अच्छी चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद आई एंड आई एंडेड अप बाइंग वन। तो जो इसकी सबसे पहली फैक्टर है दैट इज़ द प्रो जो मुझे बहुत पसंद आया, वो है इसके लुक्स। तो यार आप इसको किसी एंगल से भी देख लो, मतलब चाहे इसको फ्रंट से देखो, चाहे आप इसको साइड प्रोफाइल से देखो, चाहे आप इसको रियर से देख लो। मैं आपको रियर से भी दिखा देता हूँ। आपको ना ये कहीं से भी अनकन्वेंशनल या फिर जो बोलते हैं मीडिया रिव्यूअर्स आज की डेट में कि पोलराइजिंग, आपको ये वो नहीं फील करवाएगी। मतलब ये हर एंगल से अच्छी लगेगी। ऑल्दो ये अब 1-2 महीने में डेटेड हो जाएगी क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन ही है देखा जाए सेल्टॉस का, तो मतलब ये 3-4 महीने में डेटेड हो जाएगा। ऑल्दो दिस इज़ द फेसलिफ्ट और इसका फेसलिफ्ट नेक्स्ट जनरेशन भी आने वाला है। लेकिन आई फील इससे बेटर लुकिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी इस सेगमेंट में तो कोई नहीं है। क्रेटा आप जानते ही हो, उसके लुक्स किसी को पसंद आते हैं, किसी को नहीं आते, ठीक है। एलिवेट मुझे आगे से बहुत बेकार लगती है दिखने में। जो हाई राइडर है वो अब टाइजर जैसी दिखती है, सेम फॉर ग्रैंड विटारा, वो तो एकदम आगे से फ्रॉन्क सी दिखती है। तो जो इसके लुक्स हैं वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपका डिफ़र करे, लेकिन इसके लुक्स मुझे यार बेस्ट लगते हैं अमंगस्ट इट्स सेगमेंट। तो लुक्स ऑब्वियसली एक सब्जेक्टिव फैक्टर है, बट इट वाज अ मेजर प्रो फॉर मी व्हेन आई वाज कंसीडरिंग द सेल्टॉस। और ये मुझे दिखने में बहुत अच्छी लगती है। और वो गाड़ी ही क्या है यार जिसको मतलब आप पार्क करके वापस ना देखो, और आप देखोगे तभी जब उसकी लुक्स बढ़िया होगी। तो दिस सेल्टॉस, मतलब ये पर्टिकुलर सेल्टॉस फर्स्ट जनरेशन फेसलिफ्ट इज़ वन ऑफ देम जिसकी लुक्स मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये मैं बायस्ड होकर बिल्कुल नहीं बोल रहा यार, जब मेरे पास ये नहीं भी थी तो मुझे बाकी लोगों की सेल्टॉस देखने का बहुत मन करता था। और दिस इज़ एक्चुअली अ गुड लुकिंग कार, मतलब द सेल्टॉस हैज़ ऑलवेज बीन अ गुड लुकिंग कार, राइट। तो अब बात करते हैं इसके सेकंड कॉन के बारे में, जो कि है इसका स्पेस। तो स्पेस के बारे में मैं आपको पहले शुरू करता हूँ इसके बूट स्पेस से। तो यहाँ से इसका बूट खुलता है एंड ये इसका बूट स्पेस है। इसमें पार्सल ट्रे नहीं आती क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, तो उसके लिए यहाँ पे पैनल्स लगते हैं अलग से उसकी ट्रे को फिट करने के लिए। लेकिन मैं आपको बूट इसको इसलिए दिखा रहा हूँ, वैसे तो ये काफ़ी बड़ा है, मतलब 433 लीटर्स का है। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी एडवांटेज है, इसमें कोई लोडिंग लिप है ही नहीं। तो मतलब आप लिटरली इसमें बैठ सकते हो और कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्योंकि कुछ गाड़ियाँ होती है जिनका लोडिंग लिप बहुत हाई होती है, जिसमें सामान डालने में और निकालने में बहुत मुश्किल होती है। तो ये आप इस पॉइंट को कम स्पेस और एक अर्गोनॉमिक वाइज भी समझो कि इसमें स्पेस तो है ही है, लेकिन वो अर्गोनॉमिक वाइज भी बहुत वेल सॉर्टेड है। तो दैट रियली हेल्प्स। तो अब मैं आपको स्पेस के लिए लेके चलता हूँ इसकी रियर सीट पे। तो अभी मैंने सीट अपने हिसाब से सेट कर रखी है आगे वाली, और मेरी हाइट है 6 फीट। तो अगर आप देखो अभी मेरे पास काफ़ी लेग रूम है, हेडरूम भी काफ़ी सही है एंड दो लोग तो आराम से कंफर्टेबल है इसमें। लेकिन अगर एक मीडियम ग्रोथ का बंदा है, मतलब अगर एक 8-9 क्लास का बच्चा है, तो वो भी बीच में आराम से बैठ जाएगा, क्योंकि बीच में इसमें हेडरेस्ट भी नहीं है, प्लस थोड़ा सा इसमें हम भी है नीचे। तो आई डोंट सजेस्ट कि इसमें 3 लोग हट्टे कट्टे आराम से आ जाएंगे, लेकिन 2 हट्टे कट्टे लोग और एक मिडिल एज बंदा वो इसमें आ सकता है आराम से। तो कंफर्ट वाइज गाड़ी पूरी सॉर्टेड है, स्पेस वाइज गाड़ी पूरी सॉर्टेड है। कंफर्ट के लिए पीछे रियर एसी वेंट भी है, जो कि बहुत हेल्प करता है जून की स्पेशली गर्मी में। आज तो खैर ज़्यादा गर्मी है नहीं दिल्ली, मतलब नोएडा में, क्योंकि कल रात को बारिश हुई थी। तो वही है यार, आगे वालों के लिए भी स्पेस काफ़ी है, कोई दिक्कत है नहीं। तो दैट वाज द सेकंड पॉइंट, स्पेस इसमें काफ़ी है, भर भर के स्पेस है और कंफर्ट भी। तो वन मोर थिंग जो मुझे कंसर्निंग फैक्टर था सेल्टॉस लेने से पहले, तो एक्चुअली द थिंग इज़ क्रेटा और सेल्टॉस में दोनों में सस्पेंशन में बहुत फ़र्क है। मतलब बहुत भी नहीं, मतलब आप मीडियम फ़र्क मान लो, क्योंकि उसके सस्पेंशन सॉफ्ट है एंड इसके थोड़े स्टिफर साइड पे हैं। तो मुझे डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए बहुत स्टिफ हो सस्पेंशन, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, इसका पीछे का सस्पेंशन भी बहुत सॉफ्ट है एंड आई थिंक दैट इज़ प्राइमरली ड्यू टू द 16 इंच व्हील्स। मतलब इनका जो ये वाली, मुझे भी वर्ड एग्जैक्टली नहीं आता था, इनकी जो प्रोफाइल है ये बहुत मोटी है एज़ कम्पेयर टू जो इसका हायर वेरिएंट है, उनमें 18 इंचेस के आते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपको रबर का वो बढ़ेगा तो आपकी राइड भी मोर कंफर्टेबल होगी, जो कि मैं अभी तक समझ पाया हूँ। तो 16 इंचेस के साथ आपकी राइड बहुत कंफर्टेबल होने वाली है, तो आप उसकी चिंता भी ना ही करें। तो कंफर्ट वाइज गाड़ी पूरी सॉर्टेड है। क्रेटा और सेल्टॉस में अगर आप इस चीज़ को लेकर कंसर्न हो कि इसके सस्पेंशन थोड़े हार्ड हैं, तो ये कंफर्ट वाइज थोड़ी आपको डिसअपॉइंट करेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, 0% है वो। तो आप कंफर्ट वाइज इस पे जा सकते हो, आराम से जा सकते हो। तो दैट वाज द सेकंड प्रो। कमिंग टू द थर्ड प्रो, वो है इसका इंजन। येस, यू हर्ड दैट राइट, दिस इज़ द 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि अराउंड 115 PS एंड 144 Nm का टॉर्क निकालता है। एंड बहुत लोग इसको अंडरपावर्ड भी बोलते हैं, जो कि ये 0% है, मतलब बिल्कुल भी अंडरपावर्ड है नहीं है। तो अब मैं इसको प्रो में क्यों गिन रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ये वाला इंजन जो है ये भगाने के लिए तो बिल्कुल नहीं है, मतलब
ये 1.5 टर्बो की लीग में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये 1.0 टर्बो से ना बहुत ज़्यादा मायनों में अच्छा है। 1.0 टर्बो इंजन्स मुझे 1.0 टर्बो 3 सिलेंडर इंजन्स आर स्कैम, माइंड दिस, एंड मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा वो। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो, पहली बात, जो ये गाड़ी पर्पस सॉल्व कर रही है, अब इसका पर्पस क्या है? रिलायबली प्लेस ए टू प्लेस बी जाना, रादर देन 1.5 टर्बो की तरह कि मतलब आपको एकदम सडन एक्सेलरेशन देना। तो वो तो उसका काम ही नहीं है। वो तो आपको ऐसा बायर स्मार्ट होना चाहिए कि मैं जो इंजन पे जा रहा हूँ उसका पर्पस क्या है। तो इस इंजन का पर्पस है आपको प्लेस ए टू प्लेस बी लेके जाना रिलायबली विद द बेस्ट रिफाइनमेंट, राइट। थर्ड, ये आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना दे और ये मतलब लॉन्ग टर्म चले और इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स भी ना हो। रिक्वायरमेंट्स एज इन जो टर्बो पेट्रोल इंजन होते हैं वो आपको हमेशा XP95 रिकमेंड करते हैं, मतलब टर्बो XP95 फ्यूल रिकमेंड करते हैं हमेशा, लेकिन ये नॉर्मल फ्यूल पे चलती है, ठीक है। तो इन तीनों अगर आप फैक्टर्स को देखो, रिलायबिलिटी, इनकी यूसेज और इनकी जो मेंटेनेंस है, वो उसके हिसाब से ये इंजन बहुत सही है। मतलब अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखो ये, अब मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताता हूँ। देखो, जो टर्बो इंजन्स होते हैं ना, वो एक सर्टेन RPM के बाद वो आपको पुश देते हैं। तो मतलब दैट कुड बी 2500 RPM, दैट कुड बी 2000 RPM, तो वो ठीक है। लेकिन जो NA इंजन्स होते हैं इनका करेक्टरिस्टिक थोड़े अलग होते हैं। ये आपको पावर डिलीवर करेंगे, अच्छे से डिलीवर करेंगे, लेकिन ये बहुत लीनियरली पावर डिलीवर करेंगे, राइट। तो आपको इसमें सडन बर्स्ट ऑफ पावर तो नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें आपको लीनियरली पावर मिलेगी। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्या बोलते हैं ये अंडर पावर्ड है कुछ भी, बस इसका जो पावर डिलीवरी है उसमें बहुत फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू 1 लीटर टर्बो इंजन्स, राइट। वो आपको एक RPM के नीचे बहुत अंडर पावर्ड लगेंगी, फिर उनमें अचानक से पावर आ जाएगी। तो उनमें और भी बहुत नुकसान है, वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। बट द जिस्ट ऑफ द टॉपिक इज़, अगर आप 1.5 NA और 1.0 टर्बो में कंफ्यूज हो तो मेरी बात मानो, गेट अ 1.5 NA, आप बहुत सुखी रहोगे फ्यूचर में। एंड या तो इसका इंजन बहुत रिफाइंड है, पावर डिलीवरी इज़ गुड, रिलायबिलिटी वाइज टच वुड ये मुझे आगे दिक्कत नहीं देगा, प्लस इसकी मेंटेनेंस भी बहुत सही है। एंड अंदर इसकी हाई रेस पे भी उतनी आवाज़ पता नहीं चलती। वो तो जब हम स्पीड पे देखते हैं कि 4000 RPM पे है तो इसको कम कर देते हैं, वैसा होता है मेरे साथ। सेकेंड थिंग, बहुत लोग जो 1.5 NA यही सोच के लेते हैं कि इसकी माइलेज अच्छी होगी, और कभी कभी उनको नहीं मिलती। तो यार वो ना आपकी टोटली ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंडेंट है। तो मैंने इससे 21 तक की भी माइलेज निकाली है, मैंने इसको लिटरली 6 की माइलेज पे भी चलाया है। तो वो मेरे टोटली ड्राइविंग स्टाइल पे था कि मैं इसको कब खींच के ले रहा था, कब मैं इसको बहुत प्यार से चला रहा था। तो मैं स्क्रीनशॉट्स दोनों के साइड में लगा दूंगा, ठीक है, कि मैंने इससे बेस्ट क्या माइलेज निकाली, मैं इसको कब खींचता हूँ तभी क्या माइलेज देती है। तो यार वो मैटर करता है आपकी ड्राइविंग पे, आपको माइलेज निकालना आना चाहिए। लोग टर्बो इंजन से भी मतलब 21 की भी माइलेज निकाल लेते हैं, बस सेम 21 22 ऐसे भी वो लोग उससे भी माइलेज निकाल लेते हैं। बट माइलेज इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल। तो ये इंजन जो मेरी नीड्स थी, मतलब रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस और मतलब सम वर्ड परफॉर्मेंस एंड माइलेज, उस पैरामीटर के हिसाब से 10 on 10 है। तो अगर आपके भी पैरामीटर्स यही हैं कि आपको प्लेस ए टू प्लेस भी रिलायबली जाना है, आपको फ्यूल इकॉनमी भी सही चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी भी देखनी है और मेंटेनेंस भी देखनी है और रिफाइनमेंट भी आपको चाहिए, देन दिस इज़ द परफेक्ट इंजन फॉर यू। एंड इसलिए मैं इसको एक प्रो में रख रहा हूँ। कमिंग टू द फोर्थ कॉन, वो है इसका ये, दैट इज़ द AC। तो भाई इसका AC जेन्युइनली तारीफ़ करने लायक है यार। मतलब आप सुनते होगे फोक्सवैगन का ये क्या बोलते हैं, स्कोडा का AC ट्रिप मारता है या फिर वीक है। भाई इसका AC एक बाइंग फैक्टर था मेरे लिए, क्योंकि सिंस दिस वाज अ फैमिली कार, ये फैमिली के लिए सारी नीड्स पूरी करनी चाहिए। एंड इसका AC बहुत सही है, मतलब इट इज़ जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट। मतलब रात को तो मतलब इरिस्पेक्टिव जून है जुलाई है, आपको इसको 2 से ऊपर ले जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है रात को, ठीक है। जितनी भी गर्मी पड़ रही हो रात में, क्योंकि ऑब्वियसली टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता ही है, मतलब ये 2 पे फैन स्पीड 2 पे रख के और टेम्परेचर लोएस्ट पे रख के ये मुश्किल से 2-3 मिनट लेगी और आपका कैबिन चिल हो जाएगा, ठीक है। कैबिन में बस आगे आगे की बात नहीं कर रहा, मतलब पूरा कैबिन चिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें रियर AC वेंट्स भी हैं। तो इसका AC जेन्युइनली बहुत अच्छा है यार। और मुझे समझ नहीं आता लोग नोइंग कि फोक्सवैगन स्कोडा कार्स में AC के इतने इश्यूज़ हैं, बिना AC के तुम गाड़ी कैसे चला लेते हो यार। मतलब परफॉर्मेंस ठीक है, तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम वो परफॉर्मेंस कंफर्ट के साथ एंजॉय नहीं कर पा रहे तो आई डोंट फील कुछ पॉइंट है उस परफॉर्मेंस का। मतलब आई माइट गेट हेट फॉर दिस, बट AC होना इज़ द टॉप मोस्ट, वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर मी एज अ बायर। तो मैं इसके AC से बहुत सेटिस्फाइड हूँ और इसका AC जेन्युइनली बहुत अच्छा है भाई। एंड मतलब 4th पे इसका AC का जो फ़ैन है मुझे ले जाने में पता नहीं, मतलब बहुत रेयरली हुआ होगा, आज तक अभी तक 1-2 बार ही हुआ है कि मैं इसको 4 पे लेके आऊँ। एंड रिसेंटली मैंने इसे ऋषिकेश से ट्रिप मारी थी इन दी मंथ ऑफ अप्रैल, नहीं सॉरी मई में। तो मई में भी आपको पता है दिल्ली एनसीआर में बहुत गर्मी होती है, इवन ऋषिकेश साइड भी। वहाँ पे आते वक्त मैंने इसको 2 से ऊपर नहीं किया,
तो इस लेवल का एसी है इसका, किया और Hyundai कार्स का। तो एसी से तो आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। एंड वो आपको मतलब बस इसका आप सर्विस पे इसका एसी फिल्टर जो है वो बार बार साफ़ कराते रहो, एंड आई डोंट थिंक इट शुड डिसअपॉइंट यू। तो यार एसी के लिए तो 10/10, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ द फोर्थ कॉन। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रो इज़ द इंफोटेनमेंट सिस्टम। यार अब इंफोटेनमेंट सिस्टम देखो मोस्टली गाड़ियों में आता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम इतना मस्त, इतना फ्लूइड है ना, मतलब मतलब मैं किसी से कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कुछ गाड़ियाँ हैं इसी के सेगमेंट में जिनके बेस वेरिएंट के जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो लिटरली या तो हैंग होते हैं, या फिर उनका एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले कनेक्ट नहीं होता, मतलब दुनिया भर के इशू रहते हैं। और अगर आप बाहर से इंफोटेनमेंट लगा लो तो भाई वो तो मतलब पैसे बर्बाद करना ही है एक तरह से, मैं मानता हूँ ऐसा, ठीक है। तो जो OEMs इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है स्पेशली Hyundai की है भाई, इसकी सही में होड़ नहीं है, मतलब आप इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते किसी बाहर के OEMs, बाहर के म्यूज़िक सिस्टम से, या फिर इवन कुछ और ब्रांड्स के इंफोटेनमेंट सिस्टम से। तो मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ। मैं इसको एक बार सर्विस सेंटर लेके गया था इसकी फर्स्ट सर्विस पे। तो मैं बाहर आ गया था, तो गाड़ी लॉक्ड ही थी, मतलब बंद थी। तो इस जो सर्विस एडवाइज़र था उसने गाड़ी को ऑन किया, और मैं लिटरली वहाँ पे खड़ा हूँ, क्या बोलते हैं उस पेज जहाँ पे वो पेड़ है, ठीक है भाई। मेरे फ़ोन में जब मैंने गाड़ी छोड़ी थी गाने बज रहे थे, तो यहाँ से जब उसने गाड़ी ऑन करी तो इसने मेरे फ़ोन से कनेक्ट करके जो गाने बज रहे थे वो चला दिए। मतलब इतना फ्लूइड है इसका ये इंफोटेनमेंट सिस्टम एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करने के मामले में। एंड इवन द ओवरऑल स्पीकर क्वालिटी, मतलब इसमें 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर्स का सेटअप आता है, मतलब 2 ट्वीटर आगे और 4 स्पीकर ओवरऑल हैं। दैट इज़ एक्चुअली फैब। मैंने लेने से पहले सोचा था कि इसमें डैम्पिंग कराऊंगा, लेकिन अभी वो मैंने होल्ड पे डाल दिया है क्योंकि इसके स्पीकर्स एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं। एंड हाई, मतलब अगर आप इसको 60 पे कर दो, मतलब वॉल्यूम इसकी, तो इसके स्पीकर डोर थोड़े बहुत खड़कते हैं, लेकिन आप कितनी ही बार इसको 60 पे ले जाते हो, राइट। तो 50 तक तो बिल्कुल मतलब वो नहीं करते, मतलब इसके बजते नहीं दरवाजे। लेकिन इन द फ्यूचर मैंने सोचा कि इसकी डैम्पिंग कराऊँ, लेकिन एट द मोमेंट तो नहीं, क्योंकि एक तो इसका फ्लूइडिटी बहुत स्मूथ है, स्पीकर क्वालिटी इज़ एक्चुअली ऑल्सो वेरी गुड, एंड ओवरऑल जो इसका मतलब यूज़र इंटरफेस है या फिर इसकी कनेक्टिविटी है, जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, वो बहुत अच्छी है यार। तो मतलब अगर आपका ये चीज़ बहुत स्मूथली चल रहा है ना, आपका ओवरऑल गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस भी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दैट वाज वन थिंग। प्लस इसका जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है, अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं, तो यार वो भी इतना क्लियर है ना, मतलब अगर आप किसी और गाड़ी की क्वालिटी का, किसी और गाड़ी इसके सेगमेंट का देखो, तो वो मतलब भाई महिंद्रा स्कॉर्पियन का इतना घटिया कैमरा है, वर्डेस या स्लाविया का देखो इतना घटिया कैमरा है, लेकिन Hyundai की इस मामले में तो यार बहुत अच्छे हैं कि फीचर एक तो अच्छे देते ही हैं, लेकिन उनकी जो रिलायबिलिटी है भाई वो भी टॉप नॉच है। इसमें अडैप्टिव गाइडलाइंस भी आती हैं, तो आपकी गाड़ी किधर कट रही है वो भी आपको पता है, एंड ये बहुत हैंडी फीचर है। और अगर आप इससे पहले गाड़ी चला रहे थे जिसमें ये नहीं था, और अब आपकी गाड़ी में है ये, तो आप इसके बाद उस गाड़ी में नहीं शिफ्ट हो पाओगे जिसमें ये फीचर नहीं है, मतलब रिवर्स कैमरा बेसिकली। तो वेरी कूल फीचर एंड वेरी वेल ऑप्टिमाइज्ड एंड वेरी गुड इंफोटेनमेंट सिस्टम। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रो, वो है इसका सर्विस सेंटर का पॉइंट। तो माइंड यू ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रो है, जो कि आपको गाड़ी लेने से पहले हमेशा मतलब एक नोट बनाना चाहिए इसका, कि आपकी गाड़ी का जो नियरेस्ट सर्विस सेंटर है वो कितना दूर है आपके घर से, राइट। क्योंकि यार एंड ऑफ द डे मैं जितना बोल लूँ Hyundai की रिलायबल है, मारुति रिलायबल है, भाई एंड ऑफ द डे वो है मशीन सी, ठीक है। और आजकल तो इंसानों का पता नहीं होता भाई, ये तो फिर भी मशीन है। तो मशीन भाई ख़राब हो सकती है। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसकी मैंने अभी आपको सामने तारीफ़ करी, क्या पता इस वीडियो में किसी की नज़र लग जाए और ये ख़राब हो जाए भाई, तो इसको रिप्लेस तो कराना ही पड़ेगा, है तो ये मशीन ही। तो उसके लिए आपका किया का ऑथराइज सर्विस सेंटर या फिर आपकी जो भी कार का ब्रांड का सर्विस सेंटर है वो आसपास होना चाहिए, राइट। तो लकीली मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ पे तो उसके बहुत सर्विस सेंटर है, मतलब एक मेरे घर से 10 मिनट ही दूर है, 10 मिनट और 3 किलोमीटर दूर है। एक तो लोहिया किया का सर्विस सेंटर, फिर एलाइड किया का सर्विस सेंटर भी बहुत पास है। तो अगर आप एक ऐसे ब्रांड की गाड़ी ले रहे हो जिसका सर्विस सेंटर बहुत सारे हैं और +1 है अगर आपके घर के बगल में ही है, तो भाई बहुत एडवांटेज है। एंड यही एडवांटेज मुझे किया के साथ मिली। तो कुछ भी गाड़ी में छोटी से छोटी दिक्कत आती है, मेरे ये दरवाज़ों का ये जो वो था क्या बोलते हैं, जब मैं इसको खोल रहा था तो यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था इससे आवाज़ आ रही थी, तो मैं मुंह उठा के चला गया भाई सर्विस सेंटर सीधा, मुझे सोचना भी नहीं पड़ा क्योंकि 3 किलोमीटर दूर है। उन्होंने लुब्रिकेशन करी इसमें और ये ठीक हो गया। व्हील अलाइनमेंट थी, मैं सीधा चला गया क्या बोलते हैं इनके सर्विस सेंटर। तो सर्विस सेंटर इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एज इन Hyundai जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है या मारुति जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट बहुत बेटर है इन टर्म्स ऑफ VW या स्कोडा, या फिर अगर आप महिंद्रा या टाटा से बात करो, भाई इनको गाड़ी अपनी ठीक करनी आती हैं।
मतलब अगर आप इनका इंफोटेनमेंट सिस्टम ख़राब हुआ है ना या फिर कोई ग्लिच आ रहा है, पहली बात तो ग्लिच आएगा ही नहीं, अगर आया भी है तो भाई ये इनको ठीक करना जानते हैं। टाटा की तरह नहीं आपको लटका के रखेंगे या फिर एकदम से बहुत गाड़ियाँ हो गई आपकी गाड़ी का नंबर ही नहीं आ रहा। किया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्विस सेंटर इज़ एक्चुअली गुड। वो 8/10 मैं बोल सकता हूँ, वो 2/10 ख़राब इसलिए होगा क्योंकि कुछ डीलर यार ख़राब होते ही हैं, लेकिन इनको एक्चुअली इनका सर्विस सेंटर जो है उनको गाड़ियाँ ठीक करनी आती हैं। एंड इनके सर्विस सेंटर है काफ़ी पॉइंट पे। देहरादून चले जाओ आप कोई टायर 2 की सिटी चले जाओ, मैं ये नहीं बोलूँगा टायर 3 में भी भर भर के हैं, उतना नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी हैं। लेकिन टायर 2 में दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड किया एज अ ब्रांड, एंड टायर 1 में तो यार है ही। तो ये आप प्लीज़ माइंड में रखना कि जब आप जो भी गाड़ी लो उसका सर्विस सेंटर नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग हो। एंड आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस इज़ व्हाट मैटर्स आफ्टर यू बाय अ कार, इज़ व्हाट आई फील। एंड वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है यार, उसके बिना तो मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है। मतलब अगर वो ख़राब है तो मतलब आपकी गाड़ी का 50% आपका बाइंग, मतलब गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस आपका ख़राब हो जाएगा। तो किया के मामले में तो अभी तक मैंने बहुत अच्छे, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, एंड द पीपल आर ऑल्सो वेरी ग्रेट। तो या लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी जो रिलायबिलिटी है और उसमें जो फीचर्स आते हैं, तो मैं इस पॉइंट में मैं 2 पॉइंट्स कवर करूँगा। पहली बात तो इसके जो फीचर्स हैं इस प्राइस पॉइंट पे वो बहुत सफिशेंट है एंड काफ़ी हैं, एंड अच्छे फीचर्स हैं, बेसिकली काम के हैं। आप ये इंफोटेनमेंट सिस्टम ले लो, आप ये रियर एसी वेंट ले लो, आप ऑटोमेटिक हेडलाइट्स ले लो। तो इस प्राइस पॉइंट पे मतलब मुझे ऑन रोड पड़ी 12,40,000 की एक शो, मतलब ऑन रोड नोएडा। तो उस प्राइस पॉइंट से मुझे जो भी फीचर्स मिले आई थिंक दैट आर वेरी वेल, मतलब ये गाड़ी बहुत वेरी वेल इक्विप्ड है। तो फीचर्स के मामले में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एंड ये गाड़ी में मतलब दुनिया भर के फीचर्स हैं इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, राइट। माइंडेड मैं इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो इसमें जो भी फीचर्स आ रहे हैं इस प्राइस पॉइंट पे वो मुझे बहुत, मैं उनसे सेटिस्फाइड हूँ। इसी पॉइंट का सब पॉइंट जो है वो है उनकी रिलायबिलिटी। अब इनने 8 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम दे तो दी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि ये हैंग हो रही है या फिर इसमें आवाज़ नहीं आ रही या फिर जो भी है, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं दे रही। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं, ये हमेशा एक बारी में ऑन करने पे जल जाते हैं जब भी मैं गाड़ी अनलॉक करता हूँ। ये ऐसा नहीं कि दिक्कत दे रहे हैं या फिर टाटा की तरह एक एलईडी चल रही है एक एलईडी नहीं चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये जो फीचर्स दे रहे हैं ना भाई, वो एक्चुअली काम करते हैं, कि आप ध्यान में रखना। तो टाटा वाले आपको आज की डेट में हो सकता है बोलें कि हमारे फीचर ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू किया, उनका सेल्समैन आपको भले बोले, लेकिन अगर आप टीम BHP या फिर आप कहीं भी यूट्यूब पे चले जाओ ना, उनके आधे फीचर तो डिलीवरी के अगले दिन ही काम करना बंद कर जाते हैं। उनकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे सारी क्रिसमस लाइट्स जल जाती हैं, इवन VW स्कोडा भी। तो वही बात है यार, मतलब किया वाले फीचर्स दे तो रहे हैं लेकिन वो फीचर काम भी कर रहे हैं, दैट इज़ अ मेजर प्लस पॉइंट विच हेल्प्स अ लॉट इन दी ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे ये है टाटा, भाई अगर मैं इसके ओनर से पूछ लूँ ना कि क्या दिक्कत आएंगी, भाई ये कोई ना कोई दिक्कत बता ही देगा कि भाई ये दिक्कत थी वो दिक्कत थी, एटलीस्ट अनलेस एंड अनटिल आपका बेस वेरिएंट ना हो जिसमें फीचर ही ना हो, है ना। तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन फीचर देना और उनको अच्छे से काम करना इज़ वेरी थम्स अप, मतलब बहुत अच्छी बात है वो। एंड आई थिंक ये हर कंपनी को करना चाहिए, रैदर देन बस आप फीचर दे जाओ और वो काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो एक मेजर प्लस पॉइंट है। प्लस इसके जितने भी सारे फंडामेंटल्स हैं, मतलब इसका क्लच, इसके गियर के थ्रोज, इसका हैंड ब्रेक का ये, मतलब इसके मतलब फिट एंड फिनिश जिसको आप बोलते हो, और जो गाड़ी की यूजेबिलिटी है कि इसके गियर इतने स्मूथ हैं, इसका क्लच इतना स्मूथ है, ठीक है। इसके मतलब ओवरऑल आप इसकी फिट एंड फिनिश देखो, जो मैं रिपीट कर रहा हूँ आई नो, तो वो भी यार बहुत सही है। तो ये मतलब ऐसी चीज़ें नहीं जो आपको बाद में जाके हेडेक दें। तो वही है यार, ये सारे इसके प्रोज थे, एंड आई फील ये सारे आउटवे करते हैं इसके कॉन्स को, जो कि सेफ्टी है, एंड आई नो दैट इज़ अ मेजर कंसर्न। बट 80-90 के बाद यार मेरे ख्याल से हर गाड़ी वही है, मतलब सेम ही है, एंड दैट डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर लक ऑल्सो, एंड आप कितना अच्छे से आप ड्राइव कर रहे हो, राइट। तो यही थे यार प्रोज एंड कॉन्स किया सेल्टोस HTE ऑप्शनल ब्लैक के 2025 में। तो अगर आप लेने का सोच रहे हो, आई थिंक दिस इज़ अ गुड बेट, एंड ये बहुत मामलों में आपको सेटिस्फाई करेगी, लेकिन वो आपको स्पेसिफाई होना पड़ेगा कि आपके पैरामीटर्स क्या हैं। तो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैंने आपको इसके प्रोज बता दिए, मैंने इसके आपके कॉन्स बता दिए। तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एक और पॉइंट जो मैं इसके पॉजिटिव्स में काउंट करना चाहूँगा वो है भाई इसके ब्रेक्स। मैं आपको ड्राइविंग के टाइम नहीं दिखा पाया, लेकिन क्योंकि मैं भी ट्रैफिक से आ रहा हूँ तो ट्रैफिक में आप सडन ब्रेकिंग कर नहीं सकते, लेकिन भाई इसके ब्रेक्स जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं। मतलब इसमें फ्रंट और रियर दोनों डिस्क ब्रेक्स आते हैं, एंड दोज आर एक्चुअली प्रीटी गुड यार। मतलब मुझे कभी ऐसी इसमें फील नहीं है कि इसमें ब्रेकिंग की कमी है या फिर ये रुक नहीं रही है सही टाइम पे। और ये ना मतलब अगर आप इसको बहुत टाइम बाद चलाओ
तो अगर आप इसको हल्का सा भी ब्रेक दो, मतलब वो इसकी ब्रेकिंग की मैकेनिज्म में कुछ वो होगा, प्रो ही है मतलब वो, तो ये बहुत ही मतलब खड़े ब्रेक जिसको बोलते हैं ना वैसे रुकती है। अगर आप हल्के से ब्रेक मारो तब जब आप इसको बहुत टाइम बाद चलाओ तो वो थोड़ा टाइम बाद ठीक हो जाता है। लेकिन ओवरऑल आई वांटेड टू से कि इसके ब्रेक्स बहुत सही हैं यार। एंड जब से इनने आई थिंक 4 डिस्क ब्रेक्स स्टैंडर्ड करे हैं तब से और बेटर हो चुका है। तो आई डोंट नो अबाउट द प्रीवियस जेन सेल्टॉस बट इस सेल्टॉस के ब्रेक्स यार बहुत अच्छे हैं जेन्युइनली।